हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो शुरू करते हैं 14 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस बिना कोई समय गवाए हुए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं, और ये सवाल आपको प्रीलिम्स के लिए जो आपकी धार है ना उनको तेज करने के लिए है, ठीक है ना। तो अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूला करें मेरे भाइयों। वो आप अगर करेंगे भाइयों बहनों दोनों, क्योंकि अगर वो आप करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा कंटेंट जो कि मुझे पता है कि बेस्ट है, लेकिन आपका लाइक एक फीडबैक की तरह है जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर नहीं शेयर करती है म्यांमार के साथ। ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा। तो किनमें से कौन सी स्टेट है जो कि बॉर्डर नहीं शेयर करती है। बड़ा ही आसान सवाल है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी त्रिपुरा। आप सबको पता है कि यहाँ पे जो कंट्री शेयर करती हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है ना। तो ये शेयर करती हैं, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच वी कैन ईजिली रिमेंबर। इसके अलावा दूसरा सवाल है दूसरा सवाल वैसे ये था कि अज़रबैजान आर्मेनिया को इनमें से कौन सी डायरेक्शन में बॉर्डर शेयर करती है। वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। क्वेश्चन ही नहीं लिखा मैंने, ऑप्शन बस लिख दिए। तो अज़रबैजान आर्मेनिया को कौन सी साइड से बॉर्डर देती है, या आर्मेनिया अज़रबैजान के बॉर्डर के ऊपर क्वेश्चन है। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो लेट मी शो यू द मैप। तो जब आप मैप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि अज़रबैजान जो है वो आर्मेनिया के ईस्ट में लाई कर रहा है। अज़रबैजान आर्मेनिया के ईस्ट में लाई कर रहा है और आर्मेनिया अज़रबैजान के वेस्ट में लाई कर रहा है। तो बड़ा इजीली ये आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। और बीच में, दोनों के बीच में है नगोर्नो काराबाख रीजन। ये आपको दिख रहा होगा जो रेड वाला पोर्शन है, दिस इज द साउथ वाला पोर्शन इज नोन एज द नगोर्नो काराबाख, दिस रीजन नगोर्नो काराबाख। एंड ये दोनों के बीच में है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन अज़रबैजान एंड आर्मेनिया, ठीक है ना। और इधर साइड अज़रबैजान जो है, याद रखिएगा, वो कैस्पियन सी के साथ भी वाटर शेयर करती है, और आर्मेनिया जो है वो टर्की के साथ शेयर करता है, जॉर्जिया के साथ शेयर करता है, नीचे ईरान के साथ शेयर करता है बॉर्डर्स को, और अज़रबैजान ऊपर रशिया के साथ करता है, इधर जॉर्जिया के साथ भी कर रहा है ना। तो ये आर्मेनिया के साथ तो कर ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और अज़रबैजान की जो कैपिटल है यहाँ पे आपको बाकू दिख रही होगी, और यहाँ पे येरेवन कैपिटल है आर्मेनिया की, तो ये भी आप याद रखेगा, है ना। नक्शिवन भी यहाँ पे देखो, नक्शिवन भी एक प्लेस है, तो ये भी याद रखेगा कि आर्मेनिया का प्लेस है, ये अज़रबैजान का प्लेस है। तो दैट इज़ द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। एंड ये पूरा मैप आप देख लीजिए इसको। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब तीसरा सवाल आप देख रहे होंगे कि इनमें से कौन से आपको बताना है ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड है मिथाइल ब्रोमाइड, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, चौथा है हेलोन्स, पांचवा है आयोडीन। तो आपको बताना है कि ओजोन डिप्लीशन के लिए इनमें से कौन से रिस्पॉन्सिबल है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 1 2 3 4 5। ये सारे ही रिस्पॉन्सिबल हैं। नाम दोबारा पढ़ लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स और आयोडीन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज की वाकई में सबसे बड़ी खबर के साथ, और वो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिलीवर किया है जजमेंट ऑन हिजाब बैन। और ये एक स्प्लिट जजमेंट है, क्योंकि चूंकि 2 जज बेंच थे और स्प्लिट जजमेंट है, मतलब एक ने अलग बात कही है, दूसरे ने अलग बात कही है, इसलिए कोई इसका नतीजा नहीं निकलेगा। द मैटर विल बी रेफर टू अ लार्जर बेंच नाउ, ठीक है ना। तो दोबारा से पूरी कहानी शुरू होगी, एक लार्जर बेंच दोबारा से व्यूज देगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जजेस थे हमारे, आपको पता होगा, एक जस्टिस हेमंत गुप्ता थे और एक जस्टिस सुधांशु धूलिया थे। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना है कि कर्नाटका का जो बैन है, प्रोहिबिटिव बैन है ऑन हिजाब, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज अपेरेंटली दिस हिजाब इज नॉट फर्स्ट एसेंशियल प्रैक्टिस, सेकंड द अपेरेंट सिंबल्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ कैन नॉट बी वॉर्न इन सेक्युलर स्कूल्स मेंटेन्ड फ्रॉम द स्टेट फंड्स। यहाँ पे स्टेट फंड आर्टिकल जो 2930 की बात की जाती है, तो उसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे ऑथर ने। भैया जो स्टेट फंड से जो स्कूलें चल रही हैं, यू कैन नॉट फोर्स दैट यू हैव टू वियर रिलीजियस सिंबल्स देयर, बिकॉज हिजाब इज टेकन एज अ रिलीजियस सिंबल। अगर ये रिलीजियस सिंबल ना होता, कोई और चीज़ होती तो अलग बात थी, बट इट इज़ अ रिलीजियस सिंबल, देयरफॉर you cannot wear it in secular schools which are maintained by the state funds. First point. Second, he said that Justice Gupta said that secularity meant uniformity which is manifested by parity among students in terms of uniform. तो अगर आप secularity चाहते हैं तो वो तभी maintain है जब uniformity रहेगी बच्चों के बीच में in terms of uniform as well. Otherwise कल को कोई दूसरा स्टूडेंट भगवा पहन के आने लगेगा, कोई और ग्रीन पहन के आने लगेगा, कोई कुछ करने लगेगा, तो ये that will not be a right thing in a school like that.
ठीक है ना भाई, सब बोलेंगे भाई हमको फ्रीडम है, तो यूनिफॉर्म का मतलब कहाँ रह जाएगा। तीसरा चीज ऑथर ने कहा कि जस्टिस गुप्ता हेल्ड द एडहेरेंस टू यूनिफॉर्म वाज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री एक्सप्रेशन। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन है, लेकिन जो एडहेरेंस टू यूनिफॉर्म का पॉइंट है दैट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड दिस डिसिप्लिन विल reinforce the equality. This discipline of uniform will reinforce the equality, and the state has never forced the students which are out of their school, out of the state schools by restricting hijab and all. तो स्टेट ने किसी दूसरे स्कूल में तो कभी बैन नहीं किया कि हिजाब मत पहनो, है ना, दैट इज अ वॉलंटरी एक्ट। तो दैट इज द थिंग व्हिच ऑथर सेज कि दैट इज द पॉइंट। सुधांशु धूलिया जस्टिस का कहना है कि वियरिंग हिजाब इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस फॉर द गर्ल्स एंड हर many conservative families, in many conservative families the hijab is the ticket to education। ठीक है ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया का कहना है कि हिजाब जो है इट्स अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस एंड फॉर मेनी कंजर्वेटिव फैमिलीज हिजाब इज द टिकट टू एजुकेशन। मतलब कि कई फैमिलीज भेजती ही स्कूल इसलिए क्योंकि उनको हिजाब अलाउड है। ठीक है ना, तो इनका ये कहना था कि अगर हिजाब नहीं रहेगा तो पीपल विल नॉट सेंड देयर गर्ल्स टू द स्कूल्स। ठीक है ना। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे ही आप स्कूल गेट्स में उनको इंटर नहीं करने दोगे बिकॉज ऑफ हिजाब, तो फर्स्ट दैट इज द इन्वेजन ऑफ देयर फ्रीडम, इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी, एंड देन इट इज एन अटैक ऑन द डिग्निटी एंड देन अल्टीमेटली द डिनायल ऑफ द सेक्युलर एजुकेशन। ठीक है ना, तो एक तो अटैक है उनकी डिग्निटी के ऊपर और अल्टीमेटली डिनायल है टू द सेक्युलर एजुकेशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्या हम सिर्फ यूनिफॉर्म के चलते कुछ जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशन से डिनाई करने देंगे? तो दिस इज द क्वेश्चन एंड इज इट टू मच टू आस्क इन अ डेमोक्रेसी कि ठीक है हिजाब पहन के उनको एजुकेशन लेने दिया जाए? तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच जस्टिस धूलिया हैव रेज्ड। आपके लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि जस्टिस हेमंत गुप्ता या सुधांशु धूलिया में से किसके पॉइंट के साथ आप एग्री करते हैं? सपोज करो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप किसके साथ जाएंगे? दोनों जजमेंट आपको बता दिए मैंने, दोनों की रीजनिंग दे दी, अपने व्यू पॉइंट जरूर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, तो जस्ट लेट्स सी, लेट्स हियर फ्रॉम यू गाइज। दूसरा है यूएनजीए में रेजोल्यूशन पास होने वाला था रशिया के अगेंस्ट। ऑब्वियसली एक तरीके से एक सेंसर रेजोल्यूशंस रहते हैं ये, एक तरीके से मतलब कि गलत किया है रशिया ने, इसके लिए ये रेजोल्यूशन था कि 4 जो खेरसन, जयपुर, जिजिया, दोनेत्स्क और लुहांस्क के रीजन थे वहाँ पर रेफरेंडम करके उनको कवर कर लिया, तो इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन था। बट इंडिया ने अगेन एब्सटेन किया है वोटिंग से और अपना स्टैंड मेंटेन रखा है कि ठीक है पीस के लिए हमसे जो मदद चाहिए आप करें, लेकिन हम रशिया के अगेंस्ट वोटिंग नहीं करेंगे। तीसरा है, तीसरी न्यूज़ है इसरो का खुद का नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल आने वाला है एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा पीएसएलवी की, यानी कि जो हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जो कि ट्रस्टेड वर्क हॉर्स कहलाता है, मतलब इसरो का ट्रस्टेड वर्क हॉर्स कहलाता है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रस्टेड वर्क हॉर्स कौन सा है इसरो का, तो वो पीएसएलवी ही है। तो पीएसएलवी के काम अब नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल लेने वाला है जो कि इसरो डेवलप कर रहा है। तो इसरो इज डेवलपिंग द नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल एंड ये नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल जब डेवलप हो जाएगा तो इट विल बी रिप्लेसिंग द ऑपरेशनल सिस्टम्स लाइक पीएसएलवी। तो ये जो पीएसएलवी है सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना, दैट इज अ थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। अब ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल है ये एक कॉस्ट एफिशिएंट 3 स्टेज रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल के रूप में बनाया जाएगा, जिसमें कि पेलोड एबिलिटी रहेगी 10 टन की टू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट्स एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एनजीएलवी विल फीचर सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन फॉर द बूस्टर स्टेजेस, है ना। तो ये सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन भी करेगा बूस्टर स्टेजेस में ताकि ये और चीप रहे, एफिशिएंट रहे, है ना। और 10 टन की कैपेबिलिटी रहेगी जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक, है ना, याद रखेगा। दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट जेन जो ये लॉन्च व्हीकल है ना, इसमें याद रखेगा ये 3 स्टेज बनाया जाएगा। रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल है, रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल के रूप में बनाया जाएगा एंड ये चीपर एफिशिएंट के रूप में बनाया जाएगा। दैट विल बी थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 10 टन्स कैपेबिलिटी रहेगी इसकी टू जीटीओ एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। सेमी क्रायोजेनिक इन द बूस्टर स्टेजेस, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर लो अर्थ ऑर्बिट है तो 20 टन की कैपेसिटी रहेगी। तो लो अर्थ ऑर्बिट तक अगर भेजना है कोई व्हीकल, कोई पेलोड, तो 20 टन की कैपेसिटी ले जा सकते हो लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब 500-600 किलोमीटर तक ले जाना है। बट अगर 35,000-36,000 किलोमीटर तक ले जाना है जो अपना जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी जहाँ पे ऑर्बिट रहता है, तो फिर आपको 10 टन की कैपेबिलिटी मिलेगी।
इट विल बी अ वेरी सिंपल डिज़ाइन, रोबस्ट डिज़ाइन, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये तो नेक्स्ट जेन की बात हो गई। अब PSLV की अगर मैं बात करूं तो PSLV आपको पता होना चाहिए कि एक थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है और इंडिया का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस। इंडिया का पहला लॉन्च व्हीकल था ये जिसमें कि लिक्विड स्टेजेस थे, अदरवाइज इसके पहले सिर्फ सॉलिड स्टेज के थे, ठीक है ना। 1994 में सक्सेसफुली ट्राई किया गया और PSLV बहुत सारे मिशन में यूज़ हो चुका है, चाहे आपका चंद्रयान 1 हो 2008 का, चाहे मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 का हो क्यों ना हो, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड PSLV C48 जो कि 50th लॉन्च था PSLV का, वो भी मतलब ऑब्वियस नाम ही है PSLV, है ना। और ये आपको याद रखना है, दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रयान एंड मंगलयान दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचाने का, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम किया है। तो इसका मतलब ये है कि PSLV ऐसा नहीं कि सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट के लिए है, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए भी है। स्पेशली जो IRNSS कॉन्स्टलेशन था रिमोट सेंसिंग के लिए, जो हमारा इंडियन IRNSS जो था हमारा रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो था हमारा, तो दैट वाज आल्सो बाय PSLV ओनली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये PSLV सिस्टम भी है। और नेक्स्ट जेन सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 न्यूज़ आइटम्स। काफ़ी बड़े न्यूज़ आइटम्स थे, तीनों ही काफ़ी अच्छे थे, याद रखिएगा इनको, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। इसके अलावा इसरो की ही एक और न्यूज़ ये भी है कि इसरो ने ये कहा है कि आप डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम बनाएं फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसरो ने सजेशन दिया कि अगर आप पूरे इंडिया के एग्रीकल्चर को मैप करना चाहते हैं, पूरे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को या पूरे इंडिया के एग्रीकल्चरल लैंड को मैप करना चाहते हैं और प्रॉपर उसके ऊपर एक नज़र रखना चाहते हैं, मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो चाहे वो क्रॉप यील्ड क्यों ना हो, क्रॉप, ये सारी चीज़ों के लिए तो आपको 2 सैटेलाइट्स का एक सिस्टम लगेगा जो कि डेडिकेटेडली फिर एग्रीकल्चर के ऊपर काम करेगी। इसरो ने हालांकि ये कहा कि दे विल नॉट बी मतलब इसरो उनको होस्ट नहीं करेगा, मतलब होल्ड नहीं करेगा सैटेलाइट्स को। सैटेलाइट्स विल बी ओन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉट बाय इसरो, एंड इसरो विल बी प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है ना। तो मिनिमम 2 सैटेलाइट्स नीडेड हैं अगर आप गारंटीड एडिक्वेट कवरेज चाहते हो पूरे एग्रीकल्चरल एरिया का कंट्री के, तो 2 आपको सैटेलाइट्स चाहिए रहेंगी। एंड फिर वहाँ से फिर आप पूरा डेटा जो भी फार्मिंग रिलेटेड है, चाहे फोरकास्टिंग हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे इरीगेशन हो, चाहे सॉइल डेटा हो, चाहे क्रिटिकल डेटा आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जस्ट बाय हैविंग 2 सैटेलाइट्स फॉर द इंटायर एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ दिस कंट्री। तो दैट्स नॉट अ बैड प्रपोजल। इसके अलावा एक और चीज़ सजेस्ट की गई है, अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल, ठीक है। सजेशन ये दिया इसरो ने कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल बनाओ विच शुड बी क्रिएटेड फॉर एड्रेसिंग द करंट डेफिशिएंसीज इन अर्थ ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटीज़। अर्थ ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटीज़ में जो डेफिशिएंसीज हैं, मतलब कि अर्थ में कहाँ पे क्या रिसोर्सेज हैं, क्या मिनरल्स हैं, ये सब की मॉनिटरिंग, यही सब तो अर्थ ऑब्जर्वेशन में और क्या आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें कि लैंड कहाँ यूजेबल है, लैंड डिग्रेडेशन कहाँ हो रहा है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो उन्होंने कहा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल अगर आप बनाओगे तो वो एड्रेस करेगा जो करंट डेफिशिएंसीज हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज़ में, उनको पूरा करेगा, ठीक है ना। एंड जो शॉर्टकमिंग्स हैं हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन में, उनको भी दूर करने का काम करेगा, ठीक है। अब जैसे कि करंट डेफिशिएंसीज में क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि डिसकंटिन्यूटी इन द अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस, मतलब कि एक तो अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस में डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, लो यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिमोट सेंसिंग डेटा, जो डेटा अवेलेबल है भी उसका भी आप यूज़ नहीं करते, टेक्नोलॉजी गैप रहता है, मतलब कि एक स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म नहीं है डाटा प्रोसेसिंग का, ये इन सब का, तो एक मतलब जो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए वो नहीं है यूज़ में एंड ऑल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। यहाँ पे ऑथर ने बात की है फालिंग रिजर्व्स एंड द बोगी ऑफ RBI's रोल। अब देखो यहाँ पे ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसा कि आपको दिखेगा, वैसे मैं बता रहा हूँ लिटरली। जब आप आज के एडिटोरियल्स देखेंगे तो देखो पहला एडिटोरियल तो ये काम का नहीं है, द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया द मंडल वे, कि इसमें आपको काम की चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ ज़रूर आपको 1-2 फैक्चुअल चीज़ें मिलेगी जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। जैसे एक विलियम डैलरिम्पल की एक किताब है द एज ऑफ काली, इंडियन ट्रेवल्स एंड इनकाउंटर्स, विलियम डैलरिम्पल की किताब है, तो ये एक फैक्ट मिल गया जैसे आपको, ठीक है ना। और ये मंडल पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए।
दो कमीशंस के बारे में यहाँ बताया गया। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 340 जो है वो इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए बात करता है, जिस कारण से जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी उनके लिए एक तो पहले बनाई गई द कालेलकर कमीशन 1953-55 में बनाई गई, 1953-55 में बनाई गई कालेलकर कमीशन, एंड दूसरी बनाई गई मंडल कमीशन जो 1978-80 बनाई गई। फिर मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन की बात की थी। अगर ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की बात की थी, है ना। तो फिर जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है तो वीपी सिंह गवर्नमेंट ने उसको रिजर्वेशन लेकर के आए, और 2006 में आई थिंक जब 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल, तो फिर ये एक मंडल 2 कहलाता है। जो पहली बार दिया गया था तो मंडल 1 कहलाता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दूसरा जो आर्टिकल था यहाँ, फालिंग रिजर्व एंड द बोगी ऑफ आरबीआईज रोल, ये बात करता है कि भैया देखो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई मैनेज करता है, इंटरवीन करता है। कब इंटरवीन करता है? जब हमारा रुपया है तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होने लगे या रुपया बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट होने लगे, दोनों ही केसेस में। बट आरबीआई ऑथर कहता है कि ये आरबीआई काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कई बार कि आरबीआई डॉलर, देखो क्या होता है, जो भी ज़्यादा होगा आपके मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मार्केट में जो ज़्यादा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर मार्केट में डॉलर कम है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और अगर मार्केट में डॉलर ज़्यादा है तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अभी जैसे हमारे रुपए की वैल्यू कम है, हमारे रुपए की वैल्यू कम है, तो रुपए की वैल्यू कम है का मतलब क्या हुआ कि रुपए का मात्रा ज़्यादा है। रुपए की चूंकि क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए रुपए की क्वालिटी कम है, ठीक है ना। क्वालिटी हैज़ डिक्रीज, ये क्वांटिटी है, ये क्वालिटी है, ठीक है ना। क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए क्वालिटी कम है। अब अगर हमको सपोज करो अपने रुपए की क्वालिटी बढ़ानी है तो क्या करनी पड़ेगी कि हमको क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, तब जाके हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो आरबीआई क्या करता है कि जैसे ही सपोज करो उसको समझ में आया कि रुपया अब हमारा बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गया, जैसे अभी हो रहा है, तो आरबीआई मैनेज करने लगता है उसको फॉरेक्स रिजर्व से, मतलब कि वो मार्केट में डॉलर ज़्यादा करने लगता है। मार्केट में डॉलर ज़्यादा करने का मतलब क्या है कि मार्केट में वो डॉलर दे रहा है और वहाँ से उनके बदले रुपए ले रहा है। तो मार्केट में रुपए तो कम होंगे और डॉलर ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। कई लोग उसको बोलते हैं सेलिंग ऑफ द डॉलर्स, कई लोग इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग ऑफ द डॉलर। बट ऑथर ने यहाँ पे कहा कि सेलिंग ऑफ द डॉलर विल नॉट बी अ करेक्ट टर्म, क्योंकि एक्चुअली में आरबीआई ऐसे मनमानी नहीं कर सकता। आरबीआई तभी देता है जब वाकई में किसी बैंक को कोई या इंटर बैंक ट्रांसफर करना हो या कोई इंपोर्ट बिल चुकाना हो, ठीक है, तभी ये चीज़ ट्रांसफर होती है। तो ऑथर ने वही कहा है कि यहाँ पे एक तो बैंक्स के ऊपर लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी रिस्ट्रिक्शन सेट की जाती है उनके ऊपर। दूसरी चीज़ ये कमर्शियल मिनिस्ट्री की पॉलिसीज़ हैं कि वो कितना इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट अलाउ कर रहे हैं। आप कंपनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिल ले रही हैं तो उनको ऑब्वियसली पैसा तो देना पड़ेगा डॉलर में। तो ऑथर ने वही कहा कि दे आर नॉट एक्चुअली, आरबीआई इज नॉट एक्चुअली selling the dollars, it is actually acting as a mediator between that import and export, ठीक है ना। That is the thing which author says। हालांकि हमारे इंडिया में पता है आपको कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है, हमारे यहाँ का जो एक्सचेंज रेट है, मतलब रुपया डॉलर में कितना वैल्यू क्या रहेगा, ये हमारा मार्केट फोर्सेस पर डिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ मार्केट फोर्स में डिपेंडेंट होना चाहिए, ये थोड़ा मैनेज्ड है, इसको हम बोलते हैं मैनेज्ड मतलब इसीलिए हम उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेज्ड इसलिए होता है क्योंकि आरबीआई इसको मैनेज करता है। तो आरबीआई मैनेज करता है ना, मतलब कि जब घटता बढ़ता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो, इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग इन दिल्ली। अब जनरल असेंबली की जो मीटिंग है इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की, वो दिल्ली में 4 दिनों तक होगी, 18 अक्टूबर से, ठीक है ना, 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक 4 दिनों के लिए जनरल असेंबली जो इंटरपोल का यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग की जाएगी। अब ये दूसरी बार है 1997 के बाद कि जो 195 मेंबर बॉडी है आपकी इंटरपोल की, उसका इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस इंडिया में होने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, पहली चीज़ कि 1923 में इंटरपोल सेटअप हुआ था। इंटरपोल एक सिक्योर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस अक्रॉस द ग्लोब थ्रू कलेक्शन एंड डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस पुलिस फोर्सेस। तो इंटरपोल एक क्या है, सिक्योर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की जितनी जैसे 195 मेंबर इसके, तो 195 मेंबर कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन साझा करती हैं। हो सकता है कोई एक बंदी यहाँ से भाग गया हो, दूसरे कंट्री में चला गया हो, तो जैसे रेड कॉलर नोटिस, ये रेड अलर्ट नोटिस, ग्रीन नोटिस, ये सब निकलती ना इंटरपोल के अलग अलग नोटिस, तो ये इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन का काम करता है। और
ये ट्रैक रखता है मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स का विच आर अंडर द पुलिस राडार फ्रॉम वेरियस रीजन्स, एंड पुलिस को टिप भी देता रहता है कि भाई ये बंदा यहाँ से निकल गया है, वहाँ चला गया है, वहाँ से निकल गया, यहाँ चला गया है। आपके लिए एक सवाल ये है, आप मुझे बताइए कि इंटरपोल का तो हेडक्वार्टर का है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल सिचुएटेड? तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आप बता सकते हैं मेरे को, है ना। आई होप यू विल ट्राई टू टेल मी द आंसर। दूसरी चीज़ आप लोग को एक और चीज़ बता दो कि आप जो हमारी वेबसाइट है TEMSIAS.com, TEMSIAS.com, उसको ज़रूर विजिट किया करिए। बहुत सारे पोस्ट हमने डालना शुरू किए हैं, और हम एक और चीज़ आपको अनाउंस कर दें कि हम एक ऐप भी लेके आने वाले हैं, है ना। तो जस्ट 1 2 3 डेज़ के अंदर में जब उसमें काफ़ी कंटेंट आ जाएगा तो हम आपको ऐप भी बता देंगे। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इंटरपोल ऑर्गेनाइज कैसे होता है? तो हेड ऑफ इंटरपोल इज द प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली मतलब कि सुप्रीम इलेक्शन बॉडी होती है वहाँ की इंटरपोल की, और प्रेसिडेंट जो है उसको इंटरपोल का वही इलेक्ट करती है ना। एंड जो प्रेसिडेंट होता है इट इज़ फ्रॉम वन ऑफ द मेंबर नेशंस, एंड ये 4 साल के लिए ऑफिस होल्ड करता है। जो प्रेसिडेंट होता है इंटरपोल का वो मेंबर नेशंस का ही रहता है, और उनमें से 4 साल के लिए ऑफिस होल्ड करता है, ठीक है ना। एंड जनरल असेंबली ले डाउन करती है पॉलिसी कि क्या एग्जीक्यूट होगी, सेक्रेटेरिएट कैसे चलेगा, सारे स्टैंडर्ड सेट करने का काम जनरल असेंबली का है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। हमारे कंट्री की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका इंटरपोल के साथ संबंध रहता है, और हमारे इंडिया में CBI का रोल है। इन इंडिया CBI एज्यूम्स द रोल इन इंडिया विद वन ऑफ इट्स सीनियर ऑफिसर्स हेडिंग इट्स एक्सक्लूसिव इंटरविंग, मतलब कि इंडिया में जो बॉडी कोलैबोरेट करते हैं इंटरपोल के साथ वो आपकी CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। रेड नोटिस आपको पता ही होगा, जैसे कि कई मेंबर नेशंस में नोटिफाई करने के लिए एक व्यक्ति ऐसा जिसके अगेंस्ट करंट अरेस्ट वारंट निकला हो इस पेंडिंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री, तो ये नोटिस इशू की जाती है सारे मेंबर कंट्रीज में, उनको बताने के लिए भाई इसको पकड़ो, है ना, कि उनके लोकेशन में है कि नहीं है ना। तो जो लोग पकड़े जाने के लिए उनके लिए रेड नोटिस निकाली जाती है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड ये फैक्ट आप याद रखिएगा, आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव, ऊपर मैंने हिजाब वाली अपन ने बात कर ली है, उन जो 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने और जस्टिस धुलिया ने, तो दोनों ही आपने देख लिए हैं, उतने ही में ही आपको डिसाइड करना रहेगा। जो मैंने पूछा है आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ठीक है ना। आई होप यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे मूव करते हैं, सेंटर टू हेल्प सेटअप पैडी स्ट्रॉ पैलेट यूनिट्स टू अरेस्ट स्टबल बर्निंग। अब ठंड का महीना शुरू होने वाला है, विंटर जैसे शुरू होती है स्टबल बर्निंग फिर से शुरू हो जाती है, पंजाब हरियाणा में पॉपुलेशन लेवल भी राइज कर जाता है। तो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 50 करोड़ की एक स्कीम, जिसमें वो क्या करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जो कि पैडी स्ट्रॉ पैलेटाइजेशन एंड टॉरिफैक्शन प्लांट सेटअप करेंगे। पैडी स्ट्रॉ पैलेटाइजेशन एंड टॉरिफैक्शन प्लांट। तो पैडी स्ट्रॉ क्या होगा, ये पैडी और स्ट्रॉ को कन्वर्ट करेगा पैलेट्स में, छोटे छोटे पैलेट्स में कन्वर्ट करेगा, या टॉरिफाई मिक्सर में डाल करके उसको फिर टॉरिफाइड मिक्सर में डाल करके उसको, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हो गया उनमें कोल के साथ मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पैडी और स्ट्रॉ का पैलेटाइजेशन होगा, मतलब पहले पैलेट्स में कन्वर्ट करेंगे फिर उसको मिक्स करेंगे किसके साथ, कोल के साथ इन द थर्मल पावर प्लांट्स। और फिर इससे क्या होगा, दिस विल रिड्यूस नॉट ओनली कार्बन एमिशंस दैट वुड अदरवाइज हैव बीन एमिटेड वेयर द स्ट्रॉ बर्न्ड इन फील्ड्स एज इन द रेगुलर प्रैक्टिस, जैसा कि होता है पंजाब हरियाणा में। तो इसको फिर थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाएगा, टॉरिफाइड, इट कैन बी टॉरिफाइड एंड मिक्स विद द कोल इन द थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कोल तो है ही, कोल के साथ इसको जला दिया जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात चल रही है पैडी स्ट्रॉ पैलेटाइजेशन की, तो ये भी आप स्कीम याद रखिएगा कि गवर्नमेंट की है। अ क्वेस्ट फॉर द घोस्ट कैट। तो घोस्ट कैट किसे बोलते हैं, पहले तो याद रखिए, घोस्ट कैट बोलते हैं स्नो लेपर्ड को, क्योंकि ये दिखता नहीं है ज़्यादा, है ना। क्योंकि इसके अंदर एक्सीलेंट आपको पता है कैमोफ्लाज की वो रहती है, अब इसका जो पूरा वो रहता है पहनावा, तो बर्फ़ में दिखता नहीं है, इसलिए इसको घोस्ट कैट भी बोलते हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि नामदाफा नेशनल पार्क में, या नामदाफा टाइगर रिजर्व जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ पे ये है। अब है कैसे, लेकिन दिखा नहीं है। कैसे है लोग कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे जो एक कम्युनिटी है, दे वियर दिस, लीसू एथनिक कम्युनिटी है, देखिएगा लीसू कम्युनिटी है, देयर इज अ कम्युनिटी जिसको लीसू कम्युनिटी बोलते हैं। ये कम्युनिटी के लोग इसकी स्किन को पहनते हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे है, ऑब्वियसली बात है ना। नामदाफा रिजर्व याद रखिएगा।
वहाँ पे लोकेटेड है। साइंटिफिक नेम अगर मैं बोलूँ स्नो लेपर्ड का तो पैंथेरा उनसिया है। इट इज़ अ टॉप प्रेडेटर, जैसा कि आप सब जानते हैं। माउंटेनियस रीजन से पाया जाता है सेंट्रल और सदर्न एशिया में। इंडिया भी इनका जोग्राफिकल रेंज में आता है, जिसमें वेस्टर्न हिमालयाज़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिमालयाज़ में उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ ये जगह हैं जहाँ पे पाया जाता है। वेस्टर्न हिमालयाज़ की जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिमालयाज़ की उत्तराखंड एंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। स्नो लेपर्ड याद रखेगा, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो बोलते हैं वो हेमिश लद्दाख को बोलते हैं। हेमिश नेशनल पार्क आपको पता होगा लद्दाख में, एंड इट हैज़ अ गुड प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड। प्रोटेक्शन स्टेटस अगर हम बोले तो इट इज़ वल्नरेबल इन द IUCN, एंड इसके अलावा अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में भी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी अपेंडिक्स 1 में भी है, याद रखिएगा, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इसके ट्रेडिंग ऑफ एनिमल बॉडी पार्ट्स ये जो है इलीगल है सिग्नेटरी कंट्रीज़ में। एंड इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड इन द CMS, यानी कि बॉर्न कन्वेंशन जो है ना, यानी कि कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज़ में भी ये लिस्टेड है। हाईएस्ट कंजर्वेशन इसको अलॉटेड है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग एज ऑफ नाउ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। तो यहाँ पे ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज़ के बारे में आया था। तो मैं आपको ओपेक पता होगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होता है ये। एंड ओपेक इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाया गया था बगदाद में 1960 में। 5 कंट्रीज़ थी जिन्होंने क्रिएट किया था, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। 5 कंट्रीज़ थे इसको क्रिएट करने वाली। लेटर ऑन ये कंट्रीज़ थी जिन्होंने ज्वाइन किया, कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबॉन, अंगोला, इक्वाटोरियल गिनी, कॉन्गो। प्रेजेंटली 13 ही मेंबर हैं। अभी रिसेंटली 2 मेंबर आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, इक्वाडोर और कतर। इक्वाडोर एंड कतर 2 मेंबर आपको याद रखने हैं जिन्होंने सस्पेंड कर दी है मेंबरशिप रिसेंट वाले। तो इक्वाडोर और कतर याद रखिएगा, नहीं है, 13 ही मेंबर हैं। ठीक है, और हेडक्वार्टर ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक प्लस में कौन सी कंट्रीज आती है, तो जो नॉन ओपेक कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, वो ओपेक प्लस कंट्रीज में आती है, नॉन ओपेक कंट्रीज। ठीक है ना, तो इनमें आती है अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। ठीक है ना, तो दीज आर दी ओपेक प्लस कंट्रीज। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज एज वेल, याद रखेगा। So that is it for the day friends. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.